चलिए, आज कंप्यूटर साइंस की परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझते हैं, जेनेटिक एल्गोरिदम। ये एआई की दुनिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीधे प्रकृति से प्रेरणा लेता है। हम शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं जो अक्सर यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है और हमारे आज के टॉपिक के बिल्कुल दिल में है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। और हाँ, उस सवाल का जवाब भी हमें हमारे पहले सेक्शन पर ले आता है। एआई में एवोल्यूशन यानी विकास की क्या भूमिका है। यहीं से जेनेटिक एल्गोरिदम की पूरी कहानी शुरू होती है। तो ये जेनेटिक एल्गोरिदम आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी समस्या को हल करने का एक ऐसा तरीका है जो कुदरत के सबसे ताकतवर नियम को कॉपी करता है, डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन। यह सब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उस मशहूर सिद्धांत पर काम करता है। मतलब किसी प्रॉब्लम के जो सबसे अच्छे, सबसे फिट सॉल्यूशन होते हैं वही जिंदा रहते हैं और आपस में मिलकर अगली पीढ़ी में और भी बेहतर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर यह सब असल में होता कैसे है? एक सॉल्यूशन धीरे धीरे बेस्ट सॉल्यूशन में कैसे बदल जाता है? चलिए, अब जेनेटिक एल्गोरिथम की पूरी साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम आप कह सकते हैं एक लूप में चलता है जिसमें ये 4 मेन स्टेप्स होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है इवैल्यूएशन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपटीशन में हर कंटेस्टेंट को पॉइंट्स दिए जाते हैं। यहां भी हम हर एक सॉल्यूशन को एक फिटनेस स्कोर देते हैं। ये स्कोर बस ये बताता है कि वो सॉल्यूशन कितना अच्छा है। जिसका स्कोर जितना ज्यादा, वो सॉल्यूशन उतना ही बेहतर। अब जब सबके स्कोर आ गए तो अगला कदम है सिलेक्शन, मतलब अगली पीढ़ी बनाने के लिए बेस्ट पेरेंट्स को चुनना। इसके कई तरीके हैं, जैसे कि टूर्नामेंट सिलेक्शन। इसमें हम रैंडमली कुछ सॉल्यूशंस उठाते हैं और उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसे चुन लेते हैं। सीधी सी बात है, जो बेहतर है उसे ही आगे जाने का मौका मिलेगा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, क्रॉसओवर। यहां चुने हुए पेरेंट्स अपनी जेनेटिक जानकारी को, मतलब अपने कोड को आपस में मिलाते हैं ताकि नए बच्चे यानी नए सॉल्यूशंस पैदा हों। आप स्क्रीन पर देखिए, ये एक 1 पॉइंट क्रॉसओवर का बढ़िया उदाहरण है। एक पॉइंट के बाद दोनों पेरेंट्स का कोड आपस में एक्सचेंज हो गया और देखिए 2 बिल्कुल नए सॉल्यूशन तैयार हो गए। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी स्टेप आता है, म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि जो नए सॉल्यूशन बने हैं उनमें हम जानबूझकर छोटे छोटे रैंडम बदलाव कर देते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ताकि हमारा एल्गोरिदम कुछ नया ट्राई कर सके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके और एक ही जगह अटक कर न रह जाए। तो ये साइकिल तो बहुत पावरफुल लग रही है ना, पर सवाल यह है कि ये काम क्यों करती है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका राज छिपा है स्कीमा थ्योरम में। चलिए इसे समझते हैं। वही सवाल कि आखिर ये पूरा प्रोसेस काम करता ही क्यों है? क्या है इसके पीछे का साइंस जो इसे इतना भरोसेमंद बनाता है? इसका जवाब हमें मिलता है स्कीमा के कॉन्सेप्ट से। अब ये स्कीमा क्या है? इसे आप एक तरह का पैटर्न या बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर देखिए, 101 एक स्कीमा है। इसमें जहां जहां स्टार है वहां 0 या 1 कुछ भी आ सकता है, पर बाकी की पोजीशन फिक्स हैं। अब किसी भी स्कीमा की 2 खास बातें होती हैं। एक है उसका ऑर्डर, मतलब उसमें कितनी पोजीशंस फिक्स्ड हैं, और दूसरा है डिफाइनिंग लेंथ, यानी पहली और आखिरी फिक्स्ड पोजीशन के बीच की दूरी। सीधा सा नियम है, स्कीमा जितना छोटा और जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर माना जाएगा। और यहीं पर बिल्डिंग ब्लॉक हाइपोथेसिस सामने आती है। ये थियरी कहती है कि जेनेटिक एल्गोरिदम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने आप ही अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचान लेता है। मतलब वो स्कीमा जो छोटे हैं, सिंपल हैं और जिनकी फिटनेस अच्छी है, ऐसे स्कीमा अगली पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने। तो 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, जेनेटिक एल्गोरिदम डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पर काम करता है। दूसरी, इसकी पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स के साइकिल में चलती है, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। और तीसरी, ये काम इसलिए करता है क्योंकि स्कीमा थ्योरम के मुताबिक ये अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक्स को चुनकर आगे बढ़ाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर हम आज की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए नेचर के सबसे पुराने ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बनाने के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं।